हेलो स्टूडेंट्स, देखो हम बात कर रहे थे एल्केन्स की। आज इस लेक्चर में पहले तो हम तुम्हें बता देते हैं, हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं खत्म हो गई थी फर्स्ट ईयर में। और ये देखो हमने बात करी थी, हमने अभिक्रिया पढ़ी थी ना एल्केन बनाने की। उनके लिए एक शॉर्ट ग्राफ है, ये इसको तुम बना सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एल्कीन तथा एल्काइन, एल्कीन तथा एल्काइन हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया द्वारा एल्केन्स बनाते हैं निकेल, पैलेडियम तथा प्लेटिनम की उपस्थिति में, जिसे सावत्य सेंड्रेन्स अभिक्रिया कहा गया था। दूसरी अभिक्रिया है एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड से होने वाली अभिक्रिया है वुड्स अभिक्रिया, कोरेहाउस अभिक्रिया और फ्रैंकलैंड। फ्रैंकलैंड में जिंक कम में लेते हैं, कोरेहाउस सोडियम, वुड्स में सोडियम लेते हैं। ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन से एल्केन बनाने वाली अभिक्रिया है क्लीमेंशन अपचयन तथा वोल्फ किस्नर अपचयन। क्लीमेंशन अपचयन और वोल्फ किस्नर अपचयन। बात करें गिग्नार्ड रिएजेंट की, RMGX। गिग्नार्ड रिएजेंट मतलब RMGX। RMGX किनसे अभिक्रिया करता है? जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन होती है, उनसे अभिक्रिया करके एल्केन्स बनाता है। जिनमें भी एक्टिव हाइड्रोजन होती है उनसे अभिक्रिया करके एल्केन्स बनाता है। नेक्स्ट हमने पढ़ी थी सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। उनके लिए हमने पढ़ी थी कोल्बे विद्युत अपघटन विधि तथा बी कार्बोक्सिलीकरण विधि। ठीक है, ये अभिक्रियाएं हो गई एल्केन्स की। मुस्कुरा रहा है तुम्हारी तरफ एल्केन। ये सारी अभिक्रियाएं तुम याद रखना। अब हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे एल्केन्स में मुक्त मूलक हैलोजनीकरण की क्रियाविधि, जो कि इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारा एल्केन्स खत्म होने वाला है, साइक्लो एल्केन्स शुरू करेंगे, बस 2 लेक्चर बाद खत्म हो जाएगा। हेडिंग लगा लेना, एल्केन्स में हैलोजनीकरण अभिक्रिया की क्रियाविधि। एल्केन में हैलोजनीजेशन, हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन अभिक्रिया की मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन रिएक्शन इन एल्केन। देखो इसमें पॉइंट वाइज पॉइंट तुम लिखते जाना। जब एल्केन को उच्च ताप तथा या सूर्य के प्रकाश या यूवी विकिरणों की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रियाएं, एल्केन्स को, जब एल्केन्स की अभिक्रियाएं, एल्केन्स की अभिक्रियाएं उच्च ताप, एल्केन्स की अभिक्रियाएं उच्च ताप या सनलाइट या प्रकाश की उपस्थिति, फोटोकेमिकली प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन्स की अभिक्रिया उच्च ताप पर हैलोजन्स के साथ कराई जाती है, हैलोजन्स के साथ कराई जाती है।
वो क्या कहलाती है? हेलोजिनेशन या हेलोजिनीकरण अभिक्रियाएं। तुम इसको पॉइंट अपने आप लिख लेना, कराई जाती हैं वो अभिक्रियाएं हेलोजिनीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इन अभिक्रियाओं में दूसरा पॉइंट है, इनमें उत्पाद क्या बनते हैं? एल्किल हैलाइड बनते हैं। उत्पाद एल्किल हैलाइड बनते हैं। नेक्स्ट है, इन अभिक्रियाओं में मुक्त मूलक, ये अभिक्रियाएं मुक्त मूलकों के द्वारा संपन्न होती हैं। मुक्त मूलकों के द्वारा संपन्न होती हैं। और अगर मुक्त मूलक अभिक्रियाएं हैं तो इसीलिए ये श्रृंखला अभिक्रियाएं होती हैं। मुक्त मूलक अभिक्रियाएं हैं, इसीलिए कौन सी हैं? श्रृंखला अभिक्रियाएं। और श्रृंखला अभिक्रिया होने के कारण ये निरंतर चलती रहती हैं। श्रृंखला अभिक्रियाएं होने के कारण ये निरंतर चलती रहती हैं। और इन अभिक्रियाओं के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान, एक्टिवेशन एनर्जी का मान, सक्रियण ऊर्जा का मान 0 होता है। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है? 0 होती है। और ये 3 पदों में संपन्न होती हैं। ये सब हमने पहले चैप्टर में पढ़ लिया है। 3 पदों में संपन्न होती हैं। ठीक है, क्या बोला है देखो, हम पढ़ रहे हैं एल्केन्स में हेलोजनीकरण अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। ये हमने यूनिट 1 में भी पढ़ा था। तो देखो, हम जानते हैं हेलोजनीकरण अभिक्रियाओं की क्रियाविधि उच्च ताप या सूर्य के प्रकाश या सनलाइट में होती है, सूर्य के प्रकाश या फोटोकेमिकली होती है, प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, होती है। अब बात कर रहे हैं इन अभिक्रियाओं को क्या कहा जाता है? हेलोजनीकरण अभिक्रियाएं। ये उच्च ताप पर होने के कारण या प्रकाश की उपस्थिति या सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने के कारण ये अभिक्रियाएं होती हैं मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा। मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न अगर हो रही है तो इन अभिक्रिया मुक्त मूलक बन रहे, तो ये श्रृंखला अभिक्रियाएं होती हैं। श्रृंखला अभिक्रिया होने के कारण ये निरंतर चलती रहती हैं। और हम जानते हैं, पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं कि मुक्त मूलक क्रियाविधि निम्न 3 पदों में संपन्न होती है: श्रृंखला प्रारंभन पद, श्रृंखला संचरण पद और श्रृंखला समापन पद। चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपोगेशन स्टेप और चेन टर्मिनेशन स्टेप। ठीक है, 3 पदों में संपन्न होती हैं। चेन इनिशिएशन स्टेप, जिसको श्रृंखला प्रारंभन पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? श्रृंखला प्रारंभन पद। दूसरा है चेन प्रोपोगेशन स्टेप, जिसको अपन क्या बोलते हैं? श्रृंखला संचरण पद। और तीसरा है श्रृंखला समापन पद, चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप। शुरू करें। सबसे पहला है श्रृंखला प्रारंभन पद, चेन इनिशिएशन स्टेप। इसका तुम स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना सकते हो। ये मैंने शॉर्ट लिखा है, तुम इनको पूरा सेंटेंस बना के अपने नोट्स में उतार सकते हो। पहला है चेन इनिशिएशन स्टेप। तो देखो, चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है? यूवी लाइट की उपस्थिति में Cl2 उदासीन अणु में समांश विखंडन होता है। क्या होता है इसमें? Cl2 मॉलिक्यूल में HNu की उपस्थिति में
होमोलाइटिक क्लीवेज या समांश विखंडन, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है इसमें 58 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता है तो ये कौन सा पद हो गया, ये ऊष्मा शोषी पद होता है। एंडोथर्मिक, ऊष्मा शोषी, ये सब हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट यूनिट में। ऊष्मा शोषी पद होता है। इस पद को क्या कहते हैं, श्रृंखला प्रारंभन पद। कैसे, ये है Cl2 मॉलिक्यूल, इनमें होता है समांश विखंडन, यूवी लाइट या H nu, ठीक है। और ये क्या बनाता है, 2Cl रेडिकल। इसके लिए प्लस 58 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसको तुम ऐसे लिख लो, Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल, कैसे भी लिख सकते हो पर ये ज्यादा सही है। Cl2 किसमें टूट गया, अपने मूलकों में, Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल। दूसरा है चैन प्रोपोगेशन स्टेप, जिसमें उत्पाद बनता है। दूसरा है चैन प्रोपोगेशन स्टेप, श्रृंखला संचरण पद, ठीक है। श्रृंखला संचरण पद, इसमें जो Cl रेडिकल बना था वो मैथेन के साथ अभिक्रिया करके बना हुआ, स्टेप 1 में बना Cl रेडिकल मैथेन के साथ अभिक्रिया करके मैथिल मुक्त मूलक बनाता है, ठीक है। मैथिल मुक्त मूलक बनाता है। ये मैथिल मुक्त मूलक ये मैथिल मुक्त मूलक Cl2 के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद CH3Cl बनाता है। CH4 के CH बंध को तोड़ने के लिए 104 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
104। चलो अब अभिक्रिया करें। अभिक्रिया करेंगे तो हमें पता है क्या बोल रहे हैं हम। स्टेप 1 में बना Cl रेडिकल, स्टेप 1 में बना Cl रेडिकल CH4 के साथ CH बंध को तोड़ेगा, और ये है वेग निर्धारक पद RDS, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। ठीक है, CH3 मुक्त मूलक बनाता है, जिसके लिए 104 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है। अब ये CH3 रेडिकल Cl2 रेडिकल के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है, क्योंकि देखो Cl2 अभिक्रिया में उपलब्ध रहते हैं, इसी कारण देखो Cl रेडिकल इसमें बनते हैं। इस स्टेप में Cl रेडिकल बनते हैं, इसीलिए इसको मुक्त मूलक क्रियाविधि कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट पद है ये चेन प्रोपोगेशन स्टेप, क्योंकि उत्पाद हमें श्रृंखला संचरण पद में ही मिलता है। इसमें Cl रेडिकल मेथेन के साथ अभिक्रिया करके, अब मेथेन के CH बंध को तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा, क्योंकि ये प्रबल बंध है, को तोड़ने के लिए हमें 104 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये जो मुक्त मूलक बनता है ये Cl2 के साथ अभिक्रिया करके CH3Cl बनाता है, और ये बना हुआ Cl रेडिकल ही है, इसीलिए इनको मुक्त मूलक क्रियाविधि कहा जाता है, क्योंकि Cl2 अभिक्रिया में उपलब्ध रहते हैं। ठीक है, तीसरा पद है चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, इस अभिक्रिया में उदासीन CH4 और Cl2 उपलब्ध नहीं रह पाते हैं, इस कारण बने इसमें जो अभी लिखेंगे इस अभिक्रिया में या इस पद में CH उदासीन CH4 तथा Cl2 उपलब्ध नहीं रह पाते हैं, इसीलिए तो अभिक्रिया के दौरान बने मुक्त मूलक आपस में फ्यूज हो जाते हैं और सह उत्पादों का निर्माण करते हैं। पहला पॉइंट देखो, इस पद में CH4 तथा Cl2 उपलब्ध नहीं रह पाते हैं, नहीं रह पाते, अतः इस पद में बने उपरोक्त बने मुक्त मूलक आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़कर नए उत्पाद बनाते हैं। नए उत्पाद बनाते हैं। कैसे? जैसे CH3 रेडिकल प्लस CH3 रेडिकल मिलके क्या बनाएगा C2H6। ठीक है, Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल मिलके Cl2 बनाएगा, CH3 रेडिकल प्लस Cl रेडिकल मिलके CH3Cl बनाता है। अब इसमें ये हमने पढ़ लिया, देखो अब हम इसमें हमने देख लिया
पहला स्टेप क्या था, ऊष्माशोषी अभिक्रिया थी, पहला पद ऊष्माशोषी पद था, ये दूसरा पद है। अब हम बात करेंगे ओवरऑल रिएक्शन की। क्या बात करेंगे हम, ओवरऑल रिएक्शन। देखो ये ओवरऑल रिएक्शन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये जो अभिक्रिया हो रही है हैलोजनीकरण, वो ओवरऑल रिएक्शन ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जबकि तुम्हारा ये क्वेश्चन होगा कि मैम इसमें इतना हाई टेम्परेचर पे हम अभिक्रिया कर रहे हैं तो ये ऊष्माक्षेपी कैसे हुई, एक्सोथर्मिक कैसे हुई, ये तो ऊष्माशोषी होनी चाहिए, इतनी ज्यादा ऊर्जा हम इसको दे रहे हैं। लेकिन फिर भी ओवरऑल ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें जो अभिकारक वाले पदों की ऊर्जा है और उत्पाद वाले पदों की जो ऊर्जा होती है अभिकारकों से ज्यादा होती है, इसीलिए डेल्टा एच इनका क्या आता है, नेगेटिव आता है। इसी कारण ये अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इसमें लिखो नेक्स्ट पॉइंट, ये तो हमने पढ़ लिया कि ये चैन अभिक्रिया, श्रृंखला अभिक्रिया जो कि 3 पदों में संपन्न हुई है। अब अलग से तुम्हें लिखना है ओवरऑल ये जो एल्केन्स का हैलोजनीकरण है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तुम इसको नोट डाउन कर सकते हो, मैं जो बोल रही हूँ कि ओवरऑल एल्केन्स का हैलोजनीकरण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जबकि इसमें उच्च ताप दिया गया है तो ये ऊष्माक्षेपी नहीं होनी चाहिए, परंतु ओवरऑल रिएक्शन ये ऊष्माक्षेपी है। कैसे, देखो जैसे हम इसमें बात करें ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई, ओवरऑल रिएक्शन की अगर बात करें कि मेथेन के क्लोरीनीकरण में 25 किलो कैलोरी पर मोल ऊष्मा मुक्त होती है। ओवरऑल तुम इसमें लिख सकते हो मेथेन के, यहां तुम लिख देना इससे ऊपर मेथेन के क्लोरीनीकरण में, मेथेन के क्लोरीनीकरण में 25 किलो कैलोरी पर मोल ऊष्मा मुक्त होती है। अतः ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अतः ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब हम इसमें ऊष्मा ऊर्जाओं की बात करेंगे। इसके लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए देखो टोटल कितनी हो गई है, 162 किलो कैलोरी पॉजिटिव में, और ये कितनी हो गई 187 नेगेटिव में किलो कैलोरी। ओवरऑल कितना हो गया डेल्टा एच, ओवरऑल डेल्टा एच आ गया माइनस का 25 किलो कैलोरी पर मोल। देखो अब तुम इसमें लिख सकते हो उपरोक्त अभिक्रिया में बंध तोड़ने के लिए तो 162 किलो कैलोरी पर मोल ऊष्मा की जरूरत हो रही है, तथा बंध बनने के पश्चात उत्पादों की ऊर्जा कितनी है 187, जो कि कितनी ज्यादा है 25, जो कि 25 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त होती है, 25 किलो कैलोरी पर मोल ऊष्मा
मुक्त होती है। इसी कारण ये अभिक्रिया उच्च ताप पर होने के बाद भी कैसी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तुम इनका स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर सकते हो। आज हमने पढ़ा है एल्केन्स का हैलोजनीकरण। इसी को हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब इसमें हम बात करेंगे मंदकों की। चलो आज ही बात कर लेते हैं। हम नेक्स्ट इनमें बात करते हैं मंदक या इनहिबिटर्स। तो देखो इनहिबिटर्स क्या होते हैं, क्योंकि ये श्रृंखला अभिक्रियाएं हैं, तो श्रृंखला अभिक्रियाएं निरंतर चलती रहती है। तो निरंतर चलती रहती हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें ऑक्सीजन लगा देते हैं। ऑक्सीजन देने पर ऑक्सीजन एक इनहिबिटर का कार्य करता है, जो कि परऑक्साइड बनाता है, जो कि एल्किल मुक्त मूलकों के साथ जुड़कर क्या करता है, परऑक्साइड बनाता है, और जिससे अभिक्रियाएं आगे जाने से रुक जाती हैं। मैंने क्या बोला है, मंदक या इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स मतलब इनहिबिट करना, रोकना। इसमें तुम लिख लेना, क्योंकि श्रृंखला अभिक्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। क्योंकि मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा जो श्रृंखला अभिक्रियाएं होती हैं वो निरंतर चलती रहती हैं, तो उनको रोकने के लिए हमें इनहिबिटर्स की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन O2 इनहिबिटर्स का कार्य करता है। ये एल्किल मुक्त मूलक के साथ जुड़कर परऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है ये, परऑक्साइड मुक्त मूलक बनाता है, जिससे अभिक्रियाएं रुक जाती हैं, मंदक कहलाते हैं। आज हमने बात कर ली एल्केन्स के हैलोजनीकरण। एल्केन्स का हैलोजनीकरण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उच्च ताप पर देने के बावजूद या सनलाइट में होने के बावजूद ये एल्केन्स का जो हैलोजनीकरण है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि बंध को तोड़ने के लिए दी गई ऊर्जा कितनी है, 162 किलो कैलोरी पर मोल, और उत्पाद की ऊष्मा कितनी है, उत्पाद बनने के बाद रिलीज हुई ऊष्मा बंधों की ऊर्जा है, ऊष्मा है 187 किलो कैलोरी, जो कि 25 किलो कैलोरी ज्यादा है। 25 किलो कैलोरी ऊष्मा मुक्त होती है, और ऊष्मा मुक्त होती है वो अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। इसीलिए ये ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। अब हम बात करें इनहिबिटर्स की, मंदकों की, तो वो मॉलिक्यूल्स जो अभिक्रियाओं को रोकने का कार्य करते हैं मंदक कहलाते हैं। श्रृंखला अभिक्रियाएं जो कि निरंतर चलती रहती है, उनको रोकने के लिए ऑक्सीजन इनहिबिटर्स का कार्य करता है। ऑक्सीजन इनहिबिटर्स का कार्य करता है, ये एल्किल मुक्त मूलकों के साथ जुड़कर परऑक्साइड बनाता है, जिससे अभिक्रियाएं आगे जाने से रुक जाती हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अभिविन्यास के बारे में बात करेंगे। सारा इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है ये, तुम इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना सकते हो।